नवोदय विद्यालय जाट बड़ौदा में जैसा आप देख रहे हो, शिक्षा में कला, दृश्य कला कार्यशाला जो कि विगत 1 माह से चल रही है, जिसके संसाधन पुरुष के रूप में हमारे बीच हैं श्री राधे श्याम जी मीना, कला शिक्षक जवाहर नवोदय विद्यालय धौलपुर, और संसाधन पुरुष के रूप में विगत 1 माह से अपनी सेवाएं इस विद्यालय को दे रहे हैं। दूसरे हमारे बीच में है स्थानीय विद्यालय की कला शिक्षिका मैम विनीता सेठ, जो कि रिसोर्स पर्सन के रूप में भी बच्चों को प्रेरणा स्वरूप ये सिखाने का कार्य कर रहे हैं कि पेपर मैसी कार्यक्रम के अंतर्गत हम लुगदी से किस प्रकार से इन चीज़ों को बना सकते हैं और जो मांडना कला है उसको दृश्य कला के रूप में किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। तो मैं परिचय कराने जा रहा हूँ एक जो रिसोर्स पर्सन के रूप में वनस्थली विद्यापीठ, ख्याति प्राप्त वनस्थली विद्यापीठ टोंक जिले में जो हमारे बीच में गिरिराज जी गुर्जर साहब पधारे हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि पेपर मैसी कैसे तैयार करते हैं, थोड़ा सा आप इसके बारे में विस्तार पूर्वक बता देंगे। हाँ, तो गिरिराज जी थोड़ा सा बताना शुरू करेंगे कि आप सर कब से इस कार्य को कर रहे हैं, कैसे ये पेपर मैसी बनाई जाती है। थोड़ा दूर 30-35 साल हो गए इस काम को, थोड़ा दूर। और जैसे भी ये अपने पास बेकार कागज होते हैं, हाँ, और बिना काम के कागजों को भिगो कर मुल्तानी मिट्टी को अलग से मिला करके और उसकी लुद्दी तैयार की जाती है। और फिर लुद्दी को अपने लुद्दी के बाद में इसको जैसे ढांचे में डालते हैं वैसे, तो उसको अपनी आकृति देने के लिए कई डिब्बे हैं, कई बाउल हैं, कई मछली का शेप देना पड़ता है। शेप लेने के बाद उसको सूखने के बाद उसमें मनचाही आकृति डाल सकते हैं। और उसमें गेहूँ, पानी जैसे प्राकृतिक कलर काम में आते हैं और उसको नए से नए आइटम में बना सकते हैं। क्या आपको ये बताना चाहेंगे कि आपने क्या इस पर कोई गेरू रंग वगैरह किस तरीके से प्रयोग बच्चों को करवाया था? हाँ, बच्चों से गेहूँ को पहले उसमें लाल कलर जो आपने पहाड़ों के अंदर जो मिट्टी है ना, उसको छान के ये पोस्टर कलर को चले हैं। उससे पहले गेहूँ मिट्टी लाते थे, उसको छान के रंग तैयार करते थे और पांडु निकलती थी पहाड़ में ही जो ये सफ़ेद वाली होती है, इसको छान के इसके रंग तैयार करके उनसे पोत कर उनसे ये आकृति दी जाती है। तो क्या आप ये कार्य कब से कर रहे हैं बच्चों? 35 साल हो गए। 35 साल हो गए। तो आप वनस्थली निवाई के अलावा कहीं आसपास में अन्य जगह भी आपने कार्यशालाएँ आयोजित की हैं? हाँ, हमने दिल्ली ललित कला अकादमी में सेमिनार के अंदर 5 बार गए। बहुत अच्छी बात। जो वर्ल्ड के आते हैं वहाँ पे सीखने के लिए जी, उनके अंदर वो सीख के जाते हैं, यहाँ की परंपरा को उनको सिखाने के लिए हमारे वनस्थली से पढ़ी हुई एक छात्र जाती गायत्री में जी, वो वहाँ की डीन होती सकती, उन्होंने 5-6 बार हमको चांस दिया। तो आप देख रहे हैं मित्रों कि ये आपके समक्ष ये मांड कला है, ये मांड कला, और साथ ही साथ पेपर मैसी का जो कार्य है उसको किस तरीके से चित्र संयोजन किया गया है। आप देख रहे हैं ये चित्र संयोजन है जिसमें चित्रों को संयोजित किया गया है मांड कला के माध्यम से। साथ ही साथ आप देख रहे हैं बॉल, छोटी बॉल जो कि पेपर मैसी से बनाई गई है, उसके माध्यम से बताने का कार्य किया जा रहा है। आप देख रहे हैं विविध प्रकार के गुलदस्ते, पेनदान इत्यादि बनाए जा रहे हैं जो कि पेपर मैसी के हैं, और ये प्रदूषण रहित है। जो हमारा वेस्ट पेपर है जो लुगदी के रूप में बना करके और उसमें विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक चीज़ों को मिला करके, जैसे मुल्तानी मिट्टी है, जैसा आपको अभी बताया था कि पहाड़ों से निकलने वाली गेरू मिट्टी है, वहीं से पांडु जो वाइट है उसको निकाल करके विभिन्न प्रकार के चित्र संयोजन किए जा रहे हैं। ये प्रकृति के प्रति भी प्रेम पैदा करते हैं और साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी मांड कला का, यहाँ तक कि ये मांड कला हमारी बनी रहे, ये सभ्यता और संस्कृति आगे बढ़ती रहे, और साथ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार भी ये मानना है कि हम शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थियों को अपनी प्राचीन कला और संस्कृति से जोड़कर रखें। आप देख रहे हैं कि ये किस प्रकार से बच्चों ने इसको ये रंग दिया है जो कि संस्कृति को आगे बढ़ाने में बहुत ही मददगार है। आप देख रहे हैं बच्चों की भावनाएं एक साधारण से कलर के माध्यम से और ये मांड कला के माध्यम से उन्होंने एक महिला के चित्र को किस तरीके से वो निहारती हुई दिखाई जा रही है।
इससे ये पता लगता है कि वास्तव में बच्चे जो हैं वो बहुत कुछ प्रकृति के प्रेमी होने के साथ साथ अन्य चीज़ों के साथ या ग्रामीण जो मांडकला है जिसका महत्व आज भी, यहाँ तक कि ये गणित को और उनकी ज्यामितीय आकृतियों को भी इसमें शामिल करने का कार्य किया गया है। न केवल भूगोल बल्कि अन्य विषयों को भी इसमें ऐड करने का कार्य किया गया है, जिसमें हम कह सकते हैं वर्तमान में प्राकृतिक कलर के साथ साथ रासायनिक जो कलर आ रहे हैं उनको भी इसमें समायोजित किया गया है। आप ये देख रहे हैं बुद्धा का चित्र बनाने का प्रयास किया है, उन्होंने किस तरीके से इसको दिखाने का प्रयास किया है। आप आगे भी देख रहे हैं कि एक पेड़ के नीचे बच्चे किस तरीके से खेलते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ आप देखिएगा कि पेपर मैसी के माध्यम से मोर बना करके उसके पंख बना करके बच्चों ने बताने का प्रयास किया है। साथ में आप आगे बढ़ें तो देखेंगे कि महिला जो है उसकी लहंगे लुगड़ी तक को उन्होंने बताने का और दर्शाने का प्रयास किया है मांडकला के माध्यम से। आप देखें प्रकृति के प्रेम के रूप में आप देखें ये मोर या जो हैं किस तरीके से गांव में आज भी कच्चे घरों पर इनको बनाया जाता है। आज हम जवाहर नवोदय विद्यालय जाट बड़ौदा गंगापुर सिटी राजस्थान में मांडकला दृश्य कला कार्यशाला में हमारे अध्यापकों कस्बों में सर्जन विसर्जन और घर के रखरखाव में महिलाओं की सहभागिता अपेक्षाकृत अधिक होती है। महिलाएं पर्वों तीज त्योहारों अन्य प्रसंगों पर सर्वप्रथम अपने घरों की पुनर्रचना पुनर्सृजन पुनर्लेखन का काम करती हैं। ग्रीष्म काल में सूरज की तपती किरणों से घरों के बाहर की दीवारों पर जब दरार पड़ने लग जाती है, वहीं वर्षा के दिनों में बरखा की तेज बौछार से मिट्टी के कच्चे घरों की सतह पर पपड़ियां उभर जाती हैं। दरारें पड़ी इन दीवारों और सतहों की मिट्टी के गारे से मरम्मत की जाती है। घर घर के भीतर और बाहरी दीवारों भितिका आंगन चूल्हा चौके बरामदे चबूतरों चौक गाय के गोठों और कोड़ियाँ शहरियाँ आदि को गोबर से लीप पोत कर पुनर्सृजित किया जाता है। तत्पश्चात उन पर पुनर्लेखन अंकन किया जाता है। राजस्थान में इस कलात्मक अंकन को मांडना कहते हैं। ये एक अनूठी चित्र विधा मांडना एक अनूठी लोक चित्र विधा है। जब जब यहाँ की बहन बेटियां ब्याह कर अन्य गांव शहरों में गई तब तब मांडना अपने बाहें फैलाती पैर पसारती गई। राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में भी मांडना मांडे जाते रहे हैं। संस्कृत भाषा के मंडन से मांडना शब्द की उत्पत्ति हुई है। यह राजस्थान की स्थानीय बोलचाल की भाषा में प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। इसका अर्थ है प्रस्तुत करना लिखना व्यक्त करना अथवा आविष्कृत करना। परंपरागत रूप से यह प्रार्थना सौंदर्य और आनंद का प्रतीक है। गाय के गोबर से लेपित अधसूखे अधगीले धरातल पर पहले गेरू से मांडना के ढांचे उकेरे जाते हैं। इसके बाद उजले खड़िया के घोल में सूती कपड़े की चिंदी को डुबोकर भिगोकर उसके हथेली से लेकर धीरे धीरे दबाते हुए अनामिका और उसके पास वाली उंगलियों की सहायता से मांडना मांडे जाते हैं। केवल तरह तरह की अनियमित बोल्ड रेखाओं इत्यादि को लेकर के हम इनके मांडनों को अंतिम रूप प्रदान किया जाता है। अच्छे चित्रांकन के लिए खजूर या बांस की डंडी की कूंची ब्रश का उपयोग किया जाता है। ज्यामितीय आकार में ये मांडना चौकोर त्रिकोण वृत्त कोर और बिंदु जैसे ज्यामितीय आकारों के आधारित होते हैं। वे पंच महाभूता प्रकृति सृष्टि से जुड़े तत्व आकाश वायु अग्नि जल और धरा के सांकेतिक रूप है। इनमें अमूर्त और ज्यामितीय शैली का अद्भुत सम्मिश्रण होता है। केवल निर्जीव रूपाकारों को इनमें उकेरा जाता है। पहले धरातल पर बड़े बड़े आकार में गोलाकार मांडना उकेरे जाते थे। इन मांडनों का अलग ही आकर्षण होता था। अब भी बड़े स्तर पर मांडना मांडे जाते हैं, परंतु उनमें सब अब पहले की तरह की बारीकियां नहीं रही। फिर भी वे मन में अलग ही आकर्षण पैदा करते हैं। इनकी बनावट अनूठी होती है। कोने कोने में बेल बूटे उकेरने पर समूचे घर में एक लय उत्पन्न होती है। दीपावली पर बाखड़ घर के भीतर की खुली जगह में बने हुए मांडनों पर चंद्रमा का प्रकाश पड़ने से वह नवागन की भांति जगमगा उठती है। इनमें घर में एक अद्भुत आभा बिखेरती हुई दूधिया रोशनी फूटती है। प्रकृति का अंकन पूर्व राजस्थान के सवाई माधोपुर और बूंदी टोंक के आसपास के क्षेत्रों में मिट्टी के कच्चे घरों पर इनका अंकन अधिक स्तर पर देखने को मिलता है। इनमें मानवीय जीवन से जुड़े सचेत घटक जैसे पशु पक्षियों विभिन्न प्रजातियों के फूल पत्तियों बेल बूटों कीट पतंगों सरीसृप आदि को उकेरा जाता है।
दीवारों पर घुमावदार रेखाओं से मोर मोरनी बने होते हैं। मोर मोरनी के आसपास की रिक्त जगह में छोटे बड़े आकार में पशु पक्षी फूल पत्तियां उकेर कर दीवारों पर एक प्रकार की लय उत्पन्न की जाती है। कहीं पर पशु पक्षी टहलते हुए एकत्रित बैठते हुए दिखाई देते हैं। बैठा हुआ बाघ अन्य पशु पक्षियों को खेलता कूदता देखकर उसका आनंद उठाता नजर आता है। पर्व त्योहारों पर जब मांडना उकेरने का काम चलता है तो ऐसा लगता है कि मानो यहाँ की युवतियाँ व महिलाएं मिलजुल कर किसी विशाल कैनवास को चित्रित कर रही हों। इसी क्षेत्र में घरों के भीतर की दीवारों पर उत्कीर्ण रिलीफ पद्धति के मांडना बनाए जाते हैं। राजस्थान के सभी अंचलों में आज भी मांडनों का अंकन होता है। इनमें अंशलिका पद्धति के मांडना बनाए जाते हैं। राजस्थान के सभी अंचलों में आज भी मांडनों का अंकन होता है। प्रस्तुति में भी भिन्नता होती है। आस्था व विश्वास पर आधारित मांडना की परंपरा को गांव की स्त्रियों ने सहेज कर रखा है। अपने घर आंगन सुंदर दिखे केवल इस भावना से वे मांडना बनाती हैं। किसी भी लोक चित्र विधा के अंतर विकास के लिए उसे उकेरने वाले कलाकारों में सात्विकता, सहजता, सच्चाई के गुण अति आवश्यक होते हैं। मांडनों को मांडने वाली स्त्रियां ये सभी गुण कूट कूट कर भरे हुए होते हैं। उनके प्रत्येक सृजन में स्वयं स्फूर्तता व स्वच्छता होती है। वे मांडनों के माध्यम से प्रकृति के प्रति अपने आदर भाव को प्रकट करती हैं। उनके कार्य उच्च निम्न भावों को भेद कर समानता की संकल्पना को व्यक्त करते हैं। तभी तो हमारे दुर्गा सप्तशती से भी यह श्लोक लिया गया है कि यावत भूमंडलम धत्ते शशैल वन काननम तावत तिष्ठति मेदिनाम संतति पुत्र पौत्र की। अर्थात जब तक इस धरा पर ये वन जीव और पेड़ पौधे रहेंगे हम और हमारे आने वाली पीढ़ी का भरण पोषण होता रहेगा। तो मित्रों, आज ये जो आप मांडना पद्धति देख रहे हैं, इनमें जो चित्र देख रहे हैं, इनमें जो प्रकृति का प्रेम देख रहे हैं, इनमें जो महिला और पुरुष का एक नृत्य का या प्रेम देख रहे हैं, साथ में बच्चों का एक प्रेम देख रहे हैं, उस कला को जीवंत बनाने के लिए ये मांडना बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। पंचभूता पर आधारित सरल दिखने वाली कला की जड़ें बहुत गहरी हैं। इनमें लोक जीवन परिलक्षित होता है। कला की सार्थकता, मांडना कला की सार्थकता इस भाव से अभिव्यक्त होती है कि कलाकार अपने जीवन की नीरसता को दूर करने के लिए सहृदय से अपनाते हैं। इसके माध्यम से जीवन का सार खोजने का प्रयास करते हैं। आज हमें इसके सुरक्षित करने की ज़रूरत है। पक्के घरों में पेंट के माध्यम से फर्श एवं दीवारों में मांडना बनाए जाते हैं और ये जानकारी हमें दी जा रही है श्री राधेश्याम जी मीणा, जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय में हमारे कला शिक्षक के रूप में है। और आज हमारी जवाहर नवोदय विद्यालय में विगत 1 वर्ष से जाट बड़ौदा में 1 माह से शिक्षा में कला दृश्य कला की जो कार्यशाला चल रही है उसमें बहुत ही सराहनीय योगदान एक संदर्भ व्यक्ति के रूप में दिया है। आप देख रहे हैं ये जो पेपर मेसी दृश्य कला कार्यशाला है, ये पेपर मेसी है। पेपर मेसी में भी बहुत पुरानी कला है और व्यवसाय का बेहतर जरिया भी। आप भी स्वरोजगार के रूप में इसे अपना सकते हैं। कश्मीरी पेपर मेसी की सुंदरता, उस पर की गई चित्रकारी, इस चित्रकारी को बनाने के लिए टेम्परा, रंग घोलने के लिए कटोरियां, हेयर ब्रश, स्टॉक, सोने व चांदी के वर्क की आवश्यकता होती है। एक ऐसा आसानी से बनने वाला हार्ड मटेरियल है जिसे कई अलग अलग तरह की सरफेस को कवर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे अक्सर आर्ट और क्राफ्ट में अलग अलग के तरह के स्कल्पचर या मूर्तियां, फलों के बाउल, पपेट, बाउल, डॉल और कई चीज़ों को बनाने में यूज किया जाता है। सरफेस को पेंट करना आसान होता है, जो आपको फाइल प्रोडक्ट में पैटर्न, ब्राइट कलर्स और इंटरेस्टिंग डिजाइन ऐड करने देता है। ये गाइड आपकी बेसिक पेपर मेसी बनाने के बारे में मदद करेगी, जिससे आप अपनी पसंद के प्रोजेक्ट को बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इन चीज़ों को भी ले जाएं, एक कटोरा या बड़ा कंटेनर, आटा, वॉलपेपर, पाउडर, पेस्ट या वाइट ग्लू, पानी, आपका बेस स्ट्रक्चर, पेंट ब्रश, न्यूज़पेपर, कागजों को गलाकर उसे लुगदी के रूप में तैयार करना, फिर फूले हुए कागज को कूट करके उन्हें गोंद, नीना और थोता इस्तेमाल करके पेस्ट बनाना और उससे कलाकृतियां तैयार करना पेपर मेसी कला कहलाता है। इसकी मदद से अलग अलग तरह की कलाकृतियां बनाई जाती हैं। भारत के त्योहारों में वक्त भी इस कला के मुखौटे और छोटी छोटी मूर्तियां बनाई जाती हैं। ये उपलब्ध कराइए जानकारी जो कि विद्यालय रिसोर्स पर्सन राधेश्याम जी मीणा, जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय में कला शिक्षक हैं। आप देख रहे हैं ये हमारी 2 छात्रा हैं जो कि गाइड के रूप में आप ये इन्होंने बनाए हैं। तो थोड़ा सा आप बताएंगी कि बेटा आपने इसमें किस तरीके से इसको बनाया? हाँ सर, पहले तो हमने इसको पेंट किया था, जो ये जैसे
थे ना, तो हमने ये पेंट किया है। फिर जो खड़ी की टाइप की ये हमने वाइट कलर से इसकी डिज़ाइन किया, और डिज़ाइन के लिए कांच वगैरह ये सब लगा। बेटा आप ये बताएंगे कि आपने इसको शुरू में बनाया कैसे, पेपर मैसी को कैसे आपने तैयार किया? सर पहले कागज़ को पानी में गला के और उसे कूट के उसमें मिट्टी मिला के और इसकी शेप दिए, इसे आकृति के रूप में तैयार किया है। फिर इसे सूखने के बाद पेंट करके इसमें डिज़ाइन वगैरह। तो आपको इससे क्या नवीनतम जानकारी मिली, क्या इस कार्यशाला से आपको लाभ मिला? यस सर, हमें इससे लाभ मिला, क्योंकि इससे अपन जैसे कि वेस्ट अपने जो पेपर होते हैं उसको अपन डस्टबिन वगैरह में इधर उधर फेंक देते हैं, बच्चे क्लास में भी खिड़कियों से बाहर फेंक देते हैं, जिससे गंदगी भी होती है, और इससे अपन यूज़ ले सकते हैं। और जैसे कि अभी देखो ये बन गया, तो अपन इसका कुछ भी इसमें रखने के लिए काम में ले सकते हैं। आपने इन चित्रों के माध्यम से जो चित्र संयोजन देख रहे हैं साथ में, क्या ये चित्र संयोजन में आपने बनाया है? यस सर। आप इसमें क्या दिखाना चाह रहे हैं? सर इसमें देखो ये पेड़ जो काटे जा रहे हैं ये नहीं काटे जाना चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो क्या आप प्रकृति के प्रति आपको सचेत करने के लिए भी प्रेरणा देता है? यस सर। आपका क्या कहना है इसके बारे में कि ये पेपर मैसी में आपने ये जो आइटम्स बनाए हैं ये क्या है, बताओ क्या है ये? सर ये हमारी पुरानी संस्कृति को बताता है कि उसे अपनी पुरानी संस्कृति को जो छोड़ देते हैं उसको अपन को छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे कि ये टोकरी में हमने डिज़ाइन किया, इसको अपन घर में भी यूज़ करते हैं, तो अक्सर अपन ये टोकरी जो कि सुंदरता भी दे रही है, Yes, sir. और आज के ज़माने में जो प्रदूषण रहित एक वातावरण भी दे रही है, और हमारा जो पेपर है जो वेस्ट जाता उसको भी हमने यूज ले लिया है। तो कहने का मतलब है हमारा जो मूल ध्येय है इस कला के माध्यम से जो वेस्टेज है उसको रोकना, प्रदूषण से रहित होना, यही हमारा उद्देश्य है। यहाँ आपने क्या घर बनाया है, आप देख रहे हैं, आपने ये दीपावली के पर्पज से क्या बनाया है? सर ये दिए की थाली। दिए की थाली तैयार की है। आपने मोर के माध्यम से देखो उसको दीपक के रूप में कन्वर्ट किया है। तो कहने का मतलब है ये पेपर मैसी का जो कार्य आप देख रहे हैं ये इन्हीं विद्यार्थियों के द्वारा तैयार किया गया है, जिसमें क्लास 6 से लेकर के 12 तक के विद्यार्थियों ने पार्टिसिपेट किया है। और नई शिक्षा नीति यही कहना चाह रही है कि शिक्षा के विविध विषयों को किस तरीके से इन कलाओं के माध्यम से जोड़ दिया जाए ताकि वास्तव में बच्चों में सभ्यता और संस्कृति बनी रहे, पर्यावरण के प्रति प्रेम भाव पैदा रहे, और साथ ही साथ हमारे जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, हमारी प्राचीन कला हैं वो यथावत बनी रहे। आप देख रहे हैं ये कलर संयोजन है, पानी के मटके ले जाते हुए ये आप मछलियों को देख रहे हैं, साथ में ये आप घरों में मांडने देख रहे हैं, ये फूल पत्तियों के मांडने देख रहे हैं, और साथ ही साथ आप ये जो दो शेर हैं उनको भी देख रहे हैं कि किस तरीके से वो एक जगह पर हैं। और साथ ही साथ मैं हमारे प्राचार्य सर यहीं पर हैं जो श्री अब्दुल अजीज सर, प्राचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय जाट बड़ौदा, उनके माध्यम से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि सर हमारे विद्यार्थियों ने वास्तव में इससे बहुत कुछ सीखने का प्रयास किया है। और रिसोर्स पर्सन के रूप में श्री राधेश्याम जी मीना जो कि पास में ही बैठे हुए हैं, और ये प्राचार्य सर इस पर कुछ संक्षेप में प्रकाश डालना चाहें। वर्कशॉप में ना जी ठीक। भारत की सांस्कृतिक विरासत, सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने का इससे अच्छा माध्यम नहीं हो सकता। इसलिए शिक्षा में कला में जो विधा है, दृश्य कला विधा, उसके तहत ये मांडना प्रतियोगिता का 1 माह का कार्यक्रम आयोजित किया गया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कलाविदों का और यहाँ के बच्चों का, जिन्होंने इसको बड़ी तल्लीनता से सीखते हुए और ये वादा किया है कि जो विधा इन्होंने सीखी है वो अपने साथियों तक जरूर पहुँचाएंगे। मैं श्री राधेश्याम जी मीना जो कि वास्तव में इस कार्यशाला को विगत 1 माह से तन मन से पूर्ण रूप से डट कर के जुनून के साथ बच्चों को सिखाने में लगे हुए हैं, तो श्री राधेश्याम जी मीना सर जो कि कलाध्यापक भी हैं और जवाहर नवोदय विद्यालय धौलपुर में कार्यरत हैं, और 1 महीने के लिए यहाँ पर कार्यशाला में विद्यार्थियों को कुछ जानकारी देने के लिए आए हुए हैं। तो सर आप भी कुछ कहना चाहेंगे? सर बिल्कुल कहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद अग्रवाल जी, आपने बहुत सहयोग और समर्थन किया है कला का। आप कला प्रेमी है। जिस प्रकार ऋग्वेद में कहा गया है कि जो मनुष्य कलात्मक नहीं है, जिसके अंदर कला नहीं है,
वो या पशु होना चाहिए या देवता होना चाहिए। और पशु भी कौन सा, जिसके अंदर कलाविहीन मनुष्य को पशुविहीन बोला, पूंछ विहीन, जिसके पूंछ बिना पूंछ का पशु, जो मनुष्य कलाविहीन है उसको पशु भी का बोला, वो भी पूंछ विहीन। ये ऋग्वेद में कोटेशन अपने स्कूल में लगा हुआ है। तो कहने का मतलब ये कि बच्चा जरूर नहीं कि चित्रकारी करो, आपके अंदर कला, स्किल एजुकेशन क्या है, यही तो है। स्किल का मतलब ये है, स्किल जो आजकल नई एजुकेशन है, स्किल एजुकेशन सबके अंदर क्रिएशन होना चाहिए। एक बच्चा इस पानी से, जग से इसमें पानी, इधर बोतल में पानी नहीं भर पाता, उसके मैथ में आप हो सकता है 99 नंबर हो, केमिस्ट्री में टॉपर हो, लेकिन अगर उसको ये जग से बोतल में पानी भरना नहीं आता तो उसकी पढ़ाई बेकार है। ये स्किल एजुकेशन है। लोग पूछते स्किल क्या है, स्किल का मतलब ये जीभ है, जिसको बटन लगाना नहीं आते या चेन बंद करना नहीं आता, तो ये स्कूल पता कहाँ जाएगी, रगड़ाई से, संस्कारों से। तो इसके लिए तजुर्बा और देखने से, सीखने से, समझने की, परखने की ज़रूरत है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को यही शुभकामना देना चाहूँगा कि समझे कला को और कला के प्रति रुचि बढ़ाए। और खास बात एक और है कि ये डिप्रेशन को निकालती है। आप किसी भी डिप्रेशन में, मानसिक परेशानी में, तो आप म्यूजिक का, कला का सहारा लेकर आप उस अवसाद से निकल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अग्रवाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने एनसीईआरटी और हमारे शिक्षा नीति के संदर्भ में भी इस कार्यशाला के माध्यम से विद्यार्थियों को बहुत कुछ नवीनतम जानकारी दी। मैं हमारे परामर्शदाता, विद्यालय परामर्शदाता श्री अखलाक हुसैन भी यहाँ पर हैं, तो मैं चाहूँगा कि संक्षेप में इसके बारे में कि किस प्रकार से बच्चों में तनाव को कम करने में बहुत मददगार साबित होगा। श्री अखलाक। बिल्कुल, अभी सर ने बताया एक ऋग्वेद के उदाहरण के माध्यम से कि साहित्य, संगीत, कला विहीन मनुष्य जो है वो एक बिना पूछ के पशु की समान। तो ये जो है इंसान में तनाव दूर करने का एक बहुत अच्छा माध्यम हो सकता है। और साथ ही साथ ये स्वरोजगार से भी बच्चों को जोड़ता है, बच्चों को जो है वो सिखाता है पेपरवेशी और जो इस तरह की जो कलाएँ हैं वो हमारी संस्कृति को जीवित रखती है और साथ में बच्चों को स्वरोजगार से भी जोड़ती है। अब हमारे महिला शिक्षिका काउंसलर भी यहाँ पर हैं, परामर्शदाता यहाँ पर हैं, तो मैं उनसे भी, मैम किरण यादव से भी निवेदन करूँगा कि वो थोड़ा संक्षेप में कि किस प्रकार ये हमारे विद्यार्थियों के लिए लाभदायक होगा। जैसा कि कहा जाता है कला ही जीवन है, और ये तो हमारी विरासतें हैं जिन्हें हमने आज संजो के आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। ये आपको हमारी जो प्राचीन काल की जो चली आ रही है कला, उसी का प्रदर्शन है, और इसे आप अपने जीवन में इसी तरह निरंतर आगे बढ़ाते रहें और अपने जीवन को। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्राचार्य साहब जिन्होंने अपना अमूल्य समय हमें प्रदान किया, साथ में रिसोर्स पर्सन जिन्होंने अपना अमूल्य समय प्रदान किया, और साथ में दोनों काउंसलर महोदय जो हैं वो विद्यालय में वास्तव में तनाव को किस प्रकार से रिलीज करने में मददगार होगा। मित्रों, आप सभी ने इस जो कला, दृश्य कला, मांडकला कार्यशाला के माध्यम से विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए सामग्री को देखा, समझने का प्रयास किया, उसके लिए अपना मूल्य समय दिया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।